Hi everyone, it's me अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर एटम्स। नाउ ये चैप्टर ना बहुत ही लेंदी नहीं है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। यू कैन सी द सिलेबस, बस इतने ही टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं और इसमें से मेजॉरिटी जो टॉपिक्स है ना वो आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखे हैं, या तो क्लास 11th की केमिस्ट्री में या फिर क्लास 9th की केमिस्ट्री में या फिर इवन फिजिक्स में भी आपने ये कुछ चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी। ठीक है, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो एटम क्या है देखेंगे। बिल्कुल बेसिक जो बातें होती हैं एटम के अंदर क्या है आप लोगों को वैसे पता ही है, बट स्टिल एक रिविजन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन का मॉडल भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्योंकि वहीं से बेस स्टार्ट होता है हमारे एटॉमिक मॉडल्स का। ठीक है, उसके बाद जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, यानी कि जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हमें क्या मॉडल दिया था एटम का। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो उसके बाद हमारा आया था बोहर का मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पे काफी सारे एक्सप्रेशंस हम लोगों को देखने हैं बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग ही, यानी कि जो रेडियस है nth ऑर्बिट की वो क्या होती है, इसके अलावा वेलोसिटी क्या होती है, इसका डेरिवेशन भी हम देखेंगे और जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी ऑर्बिट में अगर है तो कैसे हम निकालेंगे, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, कितनी एमिट होगी, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास है हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स नहीं है, देखो लिखा है क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली। तो बिल्कुल बेसिक जो बातें हैं जहां पर से जो जो क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स बनेंगे, वो सब हम लोग देख लेंगे। तो अगर ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए होगी तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, स्टडी वेयर हाउस 2.0 इज द नेम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले एटम क्या होता है, तो हमने कहा जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो फंडामेंटल यूनिट होती है मैटर की, वो एटम है। मैटर क्या है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब मैटर किससे मिलके बना है, तो हम कहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी मैटर के, इसी को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एटम्स हैं। एटम के अंदर क्या क्या होता है, तो हमने कहा एक तो ये सेंटर है इसका, इस सेंटर पे क्या है, इस सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, तो हमने कहा प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में या फिर हम कहें ऑर्बिट्स में, टू बी स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो ये सब बातें तो हम लोगों को बेसिक पता ही है। एटम का साइज क्या होता है, सो 10 टू द पावर -10 मीटर, यानी कि ये एंगस्ट्रॉम के रेंज में होता है। न्यूक्लियस की मैं बात करूं तो 10 टू द पावर -15 मीटर इसकी ऑलमोस्ट रेंज रहती है, इसका साइज रहता है। ठीक है, और हमें पता है जो मैक्सिमम मास रिसाइड करता है किसी भी एटम का वो उसके न्यूक्लियस में ही करता है। ये बात हमें रदरफोर्ड जी ने भी बताई थी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अभी हम मास देखेंगे कितना होता है, ऑलमोस्ट 9 × 10 टू द पावर -31 kg होता है। बहुत ही कम इसका मास होता है, जिसकी वजह से हम यूजुअली इसके मास को इग्नोर कर देते हैं। तभी तो जब हम मास नंबर लिखते हैं, आप लोगों को पता है ना, ए से इसको डिनोट करते हैं, तो जब हम मास नंबर लिखते हैं तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही तो कंसिडर करते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो आए ही नहीं, यानी कि जो मास है उसमें हमने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर दिया है, निग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका मास बहुत कम है, इसीलिए हम कह रहे हैं जो मैक्सिमम मास है वो कहाँ रिसाइड कर रहा है, हमारे न्यूक्लियस में ऑफ द एटम। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बात है। यहाँ पे आ जाओ, चार्ज कितना होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। सो फंडामेंटल चार्ज इज द लीस्ट पॉसिबल चार्ज, और ये क्या है, जो कि प्रोटॉन में होगा और इलेक्ट्रॉन पे होगा, है ना। कितना होता है, 1.6 × 10 टू द पावर -19 कूलम। सो दोनों में ही, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में यही चार्ज होगा, बट विद अ नेगेटिव साइन, है ना। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है। रिलेटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं, इस पे +1 हो जाएगा, इस पे -1 और इस पे 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब मास की बात करें तो ये तो मैंने आपको अभी बता ही दिया, ये केजी में है। ठीक है,
अब यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, बट न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है, बहुत ही थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे 1.672 हम लिख देते हैं और न्यूट्रॉन के लिए 1.674 हम लिख देते हैं, थोड़ा सा ये भारी होता है, ठीक है। बट ऑलमोस्ट क्या है, ये वैल्यूज दोनों की ही सेम है ना, तो हम इनका रिलेटिव मास 1 लेते हैं। इसका देखो कितना कम है, 0.0005। रिलेटिव मास जब हम लेते हैं ना, तो हम एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और एटॉमिक मास यूनिट का क्या है, सो इट इज बेसिकली द यूनिट जिसकी हेल्प से हम एटॉमिक मास को मेजर करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा है केमिस्ट्री में, क्लास 11th में भी देखा होगा, क्लास 9th में भी देखा होगा। तो यहाँ पे देखो रिलेटिव मास इसका इतना कम आ रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं इसकी वैल्यू को हम यूजुअली निग्लेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलो, तो अब हम आ जाते हैं एटॉमिक मॉडल्स पे, क्योंकि यही मेन मुद्दा है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। अभी तक जो देखा वो तो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ रखा है, वैसे तो ये भी पढ़ा होगा, है ना। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या स्टेट करता है, आप लोगों को याद होगा, वाटरमेलन जब भी आप लोग खाते हो ना, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि हमने यार थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा हुआ था। सो थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो क्या कहता है कि हमारे पास जिस तरह से ये एक वाटरमेलन है, इसमें जो पूरा रेड पोर्शन है यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है ना, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड है, जैसे कि इसमें ब्लैक कलर के सीड्स एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, इसीलिए एटम क्या रहता है मेरा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, ठीक है। या फिर प्लम पुडिंग मॉडल के फॉर्म में भी इन्होंने बता दिया कि भाई मेरे पास जो पुडिंग है यूनिफॉर्म है, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ये जो हमारे पास प्लम है ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, जो कि एम्बेडेड है इस पुडिंग में, ठीक है। समझ में आ गया। तो बस इतना सा ही इनका मॉडल था। तो वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हो या फिर प्लम पुडिंग मॉडल भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। अब ड्रॉबैक्स क्या थे, अगर हम इस मॉडल को कंसिडर करें, फिर आगे जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड जी ने, उसमें जो ऑब्जर्वेशंस हुए कि कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ बाउंस बैक कर गए, तो यहाँ पे ये मॉडल तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये तो एनीवे हमारा गलत ही है। जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है उसको ये एक्सप्लेन नहीं करता। भाई न्यूक्लियस तो हमें पता है आज की डेट पे कि सेंटर पे है और उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ना, बट इन्होंने तो ऐसा हमको कुछ नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद ये हमें ये भी नहीं बताते हैं कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अरेंज है इनसाइड द एटम, क्योंकि इन्होंने तो कह दिया कि दे आर जस्ट एम्बेडेड, बट हमें तो पता है कि हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। ये सब कुछ हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, बट इन्होंने तो हमको ऐसा कुछ भी नहीं बताया, है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। चलो देन हम आ जाते हैं मेन पे। वैसे तो यहीं पर से चैप्टर शुरू है, लिखा हुआ था, तो अब हम इस पे आ जाते हैं। तो ये जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि मेरे पास अल्फा पार्टिकल है क्या, बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होगा, है ना, कि अल्फा पार्टिकल मेरे पास क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, या फिर आप इसको पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन भी कह सकते हो, He2+। तो अगर मैं हीलियम की बात करूं उसको मैं 2He4 लिखती हूं, है ना, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं, है ना। आई होप इतना तो पता हो, नहीं पता हो बता देती हूँ। ये होता है Z विच इज द एटॉमिक नंबर, ये होता है A विच इज द मास नंबर। एटॉमिक नंबर ही मुझे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बताता है अगर मेरे पास न्यूट्रल एटम है, और जब मैं A-Z करती हूँ तो मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, तो मैंने कहा न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 यहाँ पे न्यूट्रॉन्स हैं जो कि न्यूट्रल है। एक यहाँ पे शेल होगी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो हैं रिमूव हो गए, तो क्या बचा, सिर्फ न्यूक्लियस ही तो बचा ना, इसीलिए हम इसको या तो न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एटम कह देते हैं या फिर He2+, ठीक है। तो ये ही मेरा क्या है, ये ही मेरा अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। दिस इज द अल्फा पार्टिकल इटसेल्फ। तो अल्फा पार्टिकल विच मींस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, He2+ है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब इन्होंने करा क्या, इन्होंने अल्फा सोर्स लिया, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। वैसे तो रेडियो एक्टिविटी भी थी पहले सिलेबस में, अब नहीं है भले ही, बट अल्फा पार्टिकल क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो यहाँ पे
एक सोर्स है और इसके बाहर एक लेड ब्लॉक है। तो अगर हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ते तो हम वहां पे पढ़ते कि सो दैट जो अल्फा हमारे पार्टिकल्स हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव है, हार्मफुल है, तो हर जगह ना बिखर जाए, तो हम लेड की यहाँ पे कोटिंग लगाते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हुआ, देखो अल्फा सोर्स है तो अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करे गए, फेंके गए, ठीक है। किस पे, हमारी एक गोल्ड फॉइल पे। गोल्ड फॉइल ही क्यों ली गई, क्योंकि ये काफी ज्यादा मेलिएबल होती है, आपको पता है, ठीक है। मेलिएबल का मतलब होता है पतली पतली शीट्स में चेंज करना, तो बहुत ही मेलिएबल है, इसलिए हमने गोल्ड फॉइल ले ली, हमने नहीं, रदरफोर्ड जी ने ली। इसके अराउंड हमने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी है, क्यों, ताकि यहाँ पे जैसे ही ये पार्टिकल्स पड़े तो ये चमकेंगे, और ये चमकेंगे तो हमें दिखेगा, हमें पता चलेगा कि देखो यहाँ पे कोई ना कोई पार्टिकल आया है, ग्लो करेगा बेसिकली, ठीक है। ये एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले रखी है, ठीक है। अब होगा क्या, ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, तो सबसे पहले वो समझो। ये है हमारे ऑब्जर्वेशंस। ये क्या है, अल्फा पार्टिकल, मैंने कहा पॉजिटिवली चार्ज है। कितना पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो अब हुआ क्या, ये अल्फा पार्टिकल्स जाएंगे, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे सीधे चले गए। जो सीधे सीधे चले गए तो वो मुझे क्या बता रहे हैं, एटम की जो मैक्सिमम स्पेस है वो तो खाली है ना, एटम की मैक्सिमम स्पेस खाली है, तभी तो सीधे सीधे चले गए, ठीक है। उसके बाद कुछ में देखो डेविएशन हो गया, देखो यहाँ पे ये डेविएट कर गया, कुछ पीछे को आ रहे हैं बिल्कुल, कुछ लार्ज एंगल से डेविएट होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे से इस तरह से जा रहे थे, ठीक है, इनमें ज्यादा डेविएशन हो गया, किसी में कम डेविएशन होगा। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या हुए, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स या अल्फा रेज हम कहें सीधे सीधे चले गई, कुछ में स्मॉल डेविएशन हुआ, कुछ में लार्ज डेविएशन हुआ, और बहुत ही कम, बहुत ही कुछ वापस पीछे आ गए, यानी कि बाउंस बैक कर गए, ठीक है। अब यहाँ पे से कंक्लूजन क्या निकला कि मैक्सिमम स्पेस तो खाली है, तभी तो मैक्सिमम जो मेरे पास अल्फा रेज है सीधे सीधे चले गई हैं। उसके बाद कुछ बिल्कुल बाउंस बैक कर गई है, बहुत ही कम, यानी कि कुछ ऐसा एरिया है, रीजन है बहुत ही छोटा सा एटम में जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, तभी तो बाउंस बैक कर गए ना। पीछे आने का मतलब क्या है, रिपल्शन है, रिपल्शन हुआ है विच मींस ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव होगा, तभी तो रिपल्शन हुआ, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पे कुछ तो है बहुत ही कम, बहुत ही छोटी सी ऐसी स्पेस जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, और पूरा मास भी वहीं पे रिसाइड करता है, जिसको नाम दे दिया गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर ही हमें रदरफोर्ड जी ने बताया कि प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, हेंस यहाँ पे ये बाउंस बैक कर गया, यहाँ पे रिपल्शन हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, ठीक है। तो गोल्ड फॉइल ली हमने, एक सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल्स को जो एमिट करेगा, फिर हमने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन ली है, किसकी, जिंक सल्फाइड की। हमने कहा मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे सीधे चले गए, कुछ में डिफ्लेक्शन हो गया, डेविएशन हो गया, और बहुत ही कम, जैसे 20,000 अगर आपने फेंकी है तो उसमें से कोई एक आधा होगा जो कि पीछे आ जाएगा, यानी कि बाउंस बैक कर जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने हमारे कंक्लूजन्स जो हैं वो बता दिए यहाँ पे। ये थे हमारे कंक्लूजन्स, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो इसी को इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल बताया, ठीक है। न्यूक्लियर मॉडल बेसिकली कि किस तरह से हमारा न्यूक्लियस कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, ये चीज इन्होंने हमें थोड़ी सी गलत बताई थी। इन्होंने हमें ये तो बिल्कुल सही बताया कि सेंटर पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, मैक्सिमम मास वहीं पर रिसाइड करता है, पर इलेक्ट्रॉन के बारे में गड़बड़ी इन्होंने कर दी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे ये मेरा न्यूक्लियस है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अराउंड चक्कर मार रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पे गड़बड़ी हो गई, गलती आ गई। क्यों गलती आई, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन उसमें हो रहा है, तो एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये जो एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी लगातार एमिट करता जाएगा, छोड़ता जाएगा, इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, थकेगा ना ये। अगर आप चक्कर मारे जा रहे हो तो आप थकोगे ना, अल्टीमेटली रुक जाओगे। तो यहाँ पे भी इन्होंने कहा ऐसा ही कुछ हो रहा है। अगर रदरफोर्ड जी ऐसा कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो अब ये इसमें एक्सेलरेशन होगा। अब एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, इसकी एनर्जी जो है लूज होती जाएगी। एनर्जी अगर ये लूज करता जाएगा ना, तो क्या होगा, सिर्फ 10⁻⁻8 सेकेंड ऑलमोस्ट लगेगा, 1 सेकेंड भी नहीं, इतना कम टाइम इसको लगेगा, और ये कहाँ फॉल कर जाएगा, न्यूक्लियस पे। ये डायग्राम भी यही बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये मूव कर रहा है तो क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा तो विद इन फ्यू
फ्यू सेकेंड्स भी नहीं कहना चाहिए, है ना, क्योंकि सेकंड का भी कुछ पोर्शन हो गया है, 1/10⁸ सेकंड हो गया है ना। तो कुछ ही टाइम में क्या होगा, सीधे के सीधे न्यूक्लियस पे जा गिरेगा। तो अगर ये न्यूक्लियस के अंदर घुस गया, चला गया, तो एटम स्टेबल कैसे है? हमने तो कहा एटम स्टेबल है, पर एटम स्टेबल कैसे होगा अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे जा गिरेगा? तो ये चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इवन जो लाइन स्पेक्ट्रम है, अभी हम पढ़ेंगे जो, ठीक है, तो वो भी ये वाला मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट बहुत सारी सही चीजें भी बताई, जैसे कि हमें बताया कि न्यूक्लियस कहाँ पे है, प्रोटॉन कहाँ है ना, जो पूरा मास है वो कहाँ साइड कर रहा है, ये सारी चीजें इन्होंने बताई, बट ये चीज कहीं ना कहीं गलत थी, ठीक है। यानी कि ये हमें स्टेबिलिटी ऑफ द एटम नहीं बता पाए, नहीं एक्सप्लेन कर पाए, जो कि फर्दर बोहर जी ने एक्सप्लेन हमें कर दी, ठीक है। तो ये पढ़ने से पहले एक और चीज हमारे पास है, ये देख लेते हैं, विच इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी कि मैंने कहा कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, अब ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। मैंने कहा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है उस एटम का, ठीक है, जो भी एटम मैंने यहाँ पे लिया हुआ है उसका न्यूक्लियस है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपेल करेगा, ये यहाँ पर से पीछे चले जाएगा, पर ये कुछ डिस्टेंस तक तो आएगा ना। तो ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी कि ये हीलियम पार्टिकल मूव करा और ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे सबसे कम दूरी तक, कम कहेंगे, मैक्सिमम कहेंगे एक्चुअली ना, कि मैक्सिमम यहां तक आया और उसके बाद ये पीछे चला गया, है ना। तो इन दोनों के बीच की क्या डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की क्या डिस्टेंस है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। इसको R0 से भी डिनोट कर सकते हो, R मिनिमम से भी आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। ये यहां से मैक्सिमम तक आ रहा है, बट इन दोनों के बीच की क्या है, ये मिनिमम दूरी है, इसीलिए हमने यहाँ पे R मिनिमम लिखा है, समझ गए ना। अब देखो होगा क्या, अब हमारे पास, हमें पता है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, बेसिकली दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, है ना। तो इस पॉइंट पे होगा क्या, इसके पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे। फॉर्मूला पढ़ा था, याद है, U = 1/4πε0 into Q1 Q2 अपॉन R, यही था, है ना। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी है, मूव कर रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी पे। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गई, मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी पे, के लिख देती हूँ, ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/4πε0 इंटू Q1, यहाँ पे क्या होगा, तो Q1 होगा जो इस पे चार्ज है, कितना होगा, 2e होगा, और Q2 क्या होगा, इस पे चार्ज, इस पे कितना चार्ज है, तो भैया Z इंटू ई होगा। Z क्या है, इस एटम का एटॉमिक नंबर, इतना ही तो इस पे चार्ज होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Z इंटू ई अपॉन ये आ गया R, ठीक है। ये R ही तो क्या है, R ही तो क्या है, इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। तो R मिनिमम मेरे पास कितना आ जाएगा बताओ, 1/4πε0 इंटू, इसको मैं 2ZE² भी लिख सकती हूँ ना, और E मैंने नीचे भेज दिया। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ½ mv² लिख सकते हैं इसको हम। तो इस तरह से हम जो डिस्टेंस है क्लोजेस्ट अप्रोच का वो निकाल सकते हैं, ठीक है। E क्या है, E हमारी काइनेटिक एनर्जी है, जो कि ½ mv² होती है। समझ में आ गया। अब एक और चीज यहाँ पे पूछी जाती है, विच इज दिस, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विच आर डेविएटेड बाय एन एंगल थीटा। तो यहाँ पे कुछ एंगल थीटा आपको दे दिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ये 30 हो सकता है, ये 60 हो सकता है, ये 90 हो सकता है, कुछ भी आपको दे दिया जाएगा। तो कितने जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं एक पर्टिकुलर एंगल से डेविएट होंगे, सो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin θ/2 4। यानी कि अगर मान लो मुझे थीटा गिवन है 60 डिग्री, तो मैं कैसे निकालूंगी, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वैसे तो इसका बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, पर यहाँ पर से अगर कोई क्वेश्चन भी आएगा ना, तो वो रेशियो आपसे पूछेगा n1/n2, ऐसे कुछ निकालना होगा। दो एंगल दे दिए जाएंगे, दोनों का रेशियो निकालो, पूछ लिया जाएगा। तो रेशियो में आपको क्या करना है, बस दिस डिवाइडेड बाय दैट कर देना है, दैट इज इट, ठीक है। तो इसीलिए लंबा वाला फॉर्मूला आपको नहीं याद रखना है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 60/2 यानी कि 30 डिग्री। सो साइन 30 डिग्री निकालो और इसकी पावर 4 कर दो, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं बोहर के एटॉमिक मॉडल में। तो अब हमें बोहर जी ने क्या बताया, बोहर जी ने आखिरकार क्या कहा, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो बोहर जी ने हमसे कहा
कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है डेफिनेटली न्यूक्लियस के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है, पर एक डेफिनेट पाथ है उसका। जब वो किसी ऑर्बिट में, किसी पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी को एमिट नहीं करता है, ठीक है, तभी तो एटम मेरा स्टेबल है। अदरवाइज अगर जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में जा गिरेगा तो कहाँ की स्टेबिलिटी, कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं। तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक फिक्स पाथ में, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जिसको मैं स्टेशनरी ऑर्बिट कहती हूँ, ठीक है। इसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे इस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो कोई एनर्जी एमिट नहीं करता है, कोई एनर्जी रिलीज नहीं करता है, ठीक है। फिक्स एनर्जी होती है हर एक एनर्जी लेवल की। एनर्जी लेवल कह दो, ऑर्बिट कह दो, शेल कह दो, सब एक ही बात है, ठीक है। आप लोगों को पता है, जैसे ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या शेल्स होती हैं, 1 2 3 4 मान लो मैंने बना दिया, तो आपको पता है ना, दिस इज द K1, K, L, फिर M, फिर N, ये हमें पता है। इसके लिए N1 होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से, है ना। इन्हीं को हम शेल नंबर भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, ऑर्बिट नंबर भी कह सकते हैं, या फिर आपको पता है इसी को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आ जाए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये सब हम वैसे केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, किसी को नहीं पता है तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि हर एक जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी अलग अलग होगी, पर एक फिक्स ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो कोई एनर्जी को एमिट नहीं करता है। तो एनर्जी एमिट होती कब है? अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ अलग एनर्जी होगी, यहाँ पे कुछ अलग एनर्जी होगी, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। इसको E4 लिख लेती हूँ, ठीक है, इसको E2 लिख लेती हूँ। तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी एनर्जी कम है E2 की। तो जब ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो ये क्या करेगा? एनर्जी एमिट करेगा, और ये जो एनर्जी एमिट होती है रेडिएशंस के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो यानी कि एनर्जी एमिट कब हो रही है? जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पे आ रहा है, पर अगर उसी वाले ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है तो कोई एनर्जी एमिट नहीं होगी। समझ गए? सिंपल सी बात है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहीं पे हमारी एक क्वांटाइजेशन की कंडीशन आती है। क्या है क्वांटाइजेशन की कंडीशन? कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक होल नंबर होगा, होल नंबर मल्टीपल होगा बेसिकली h/2 पाई का। एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं, कितना होता है? mvr होता है, ठीक है। तो h/2 पाई का होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए, या फिर ऐसा कह दो आप बेसिकली h/2 पाई को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, है ना, बस। और ये क्या हो सकता है? ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है ना, कोई भी वैल्यू हो सकती है ये। तो यानी कि हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं रिवॉल्व करेगा, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो nh/2 पाई के इक्वल होगा, जहां पे n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, या शेल नंबर है, ऑर्बिट नंबर है, या एनर्जी लेवल है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो और भी यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं। ये तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया है। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी इन दीज फिक्स्ड ऑर्बिट। अगर वो ऊपर से नीचे आएगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, तभी एनर्जी एमिट होगी, ठीक है। एनर्जी हर एक शेल की फिक्स होती है। जितना हायर ऑर्बिट होगा, यानी कि हम बाहर को जाते जाएंगे, तो उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। तभी तो हम कहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इजीली निकल सकता है, क्योंकि वो ज्यादा एक्साइटेड है, उसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो वो इजीली बाहर निकल सकता है, जबकि अंदर वाले उतना इजीली बाहर नहीं निकल सकते, है ना। क्यों? क्योंकि बाहर वालों की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। देन अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन अंदर वाली शेल में है, वो बाहर जाना चाह रहा है, तो उसको एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तभी तो वो लोअर से हायर पे जा पाएगा ना। अगर इसकी एनर्जी E1 है, इसकी मैं कह रही हूं E3 है, तो यहाँ पे एनर्जी कम है, इसको ज्यादा एनर्जी वाले पे जाना है, तो इसको एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना, तभी तो उतनी एनर्जी इसको मिल गई तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जैसे ऊपर से नीचे आने में एनर्जी एमिट हो रही है रेडिएशंस के फॉर्म में, वैसे ही अगर उसे नीचे से ऊपर जाना है तो उसको एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। देखो, अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो यानी कि वो एक्साइटेड हो रहा है ना,
ज्यादा एनर्जी उसके पास आ रही है, तो उसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। वैसे ये सब कुछ हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। अगर मैं सिर्फ He लिख रही हूं तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, He2+ लिख दिया तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। और केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में हमने हाइब्रिड स्टेट भी देख रखी है ना, तो ये सब थोड़ा इंटर रिलेट करके इजिली लर्न कर लो, ठीक है जी। चलो, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, बहुत बारी हम लोग डिस्कस इसको कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, इसका पूरा डेरिवेशन है। कंक्लूजन बस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कंक्लूजन क्या होता है कि रेडियस n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। n क्या था, अभी हमने इतने बारी लिख दिया, ठीक है। शेल नंबर, ऑर्बिट नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जितना ज्यादा n होगा उतनी ज्यादा रेडियस होगी। वैसे ये चीज लॉजिकल है कि नहीं है, मुझे बताओ। ये डिस्टेंस क्या है कम, ये क्या है ज्यादा, ये क्या है और ज्यादा, फिर ये क्या है और ज्यादा। तो यानी कि जैसे जैसे हमारा ऑर्बिट नंबर बढ़ता जा रहा है, शेल नंबर बढ़ता जा रहा है, रेडियस बढ़ती जा रही है, तो ये इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका डेरिवेशन अभी देखने वाले हैं, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो इस n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जैसे जैसे हम बाहर जाते जा रहे हैं, ये n बढ़ता जा रहा है, तो जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो घटती जा रही है। फिर आ जाते हैं एनर्जी इन दी nth ऑर्बिट, ये है उसका फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी की ही यूनिट होती है। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को हमारे सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था, कितनी होती है, Q × V, है ना, काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगी तो कितनी होगी, E × V होगी, है ना। तो वहीं पर से एनर्जी की एक और यूनिट आ जाती है विच इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होते हैं, ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया, -13.6/n²। n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी आप पुट कर सकते हो, और उस ऑर्बिट की एनर्जी आप यहां पर से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक ये समझ में आ गया। तो अब आ जाते हैं हमारे मेन डेरिवेशन पे। अब देखो, हमें बोहर जी ने बता दिया कि मेरे पास सेंटर पे न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर कैसे रहा है, कुछ तो सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है ना, हमें पता है। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। दिस इज दी सेंट्रीपेटल फोर्स। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि हमेशा कोई दूसरा ऐसा फोर्स होता है जो इस सेंट्रीपेटल फोर्स को प्रोवाइड करता है। इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। बीच में क्या है, न्यूक्लियस, उसमें है प्रोटॉन्स जिनमें है पॉजिटिव चार्ज। अराउंड जो है कौन है, न्यूक्लियस कह रही हूं, अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये नेगेटिव है, अंदर पॉजिटिव बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर सर्कुलर मोशन करना है, ये सर्कुलर मोशन करना है, इसको चक्कर काटना है, तो इसको सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा, जो कि कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा, ठीक है। ठीक है जी, तो यानी कि mv²/r ये सेंट्रीपेटल फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल। कितना लगेगा, तो हमें पता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r² होता है। Q1 क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, Q2 क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज, कितना होगा, तो Z × E होगा ना, क्योंकि उतने ही प्रोटॉन्स की मैं बात कर रही हूं यहाँ पे, ठीक है। सारे प्रोटॉन्स का चार्ज है ना, क्योंकि न्यूक्लियस के चार्ज की मैं बात कर रही हूं, जो कि Z × E ही होगा, ठीक है। अपॉन r² होता है, तो यहाँ पे r² आ गया, ठीक है। r क्या है, हमारे पास रेडियस है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा कैंसिल हो गया, ये इधर पे आ गया r, ठीक है। चलो, ये हमने यहाँ पे निकाल दिया है, बस वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अब हमने बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन अभी पढ़ी। मैंने आपको क्या बताया, mvr = nh/2π होता है। अभी आपको बताया ना, दिस इज दी क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन यही होती है कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो nh/2π के इक्वल होगा। अब यहाँ पे से देखो मैं क्या कर सकती हूँ, r की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। यहाँ पे से देखो r की वैल्यू क्या आएगी, nh/2πmv, है ना। तो यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो ये mv² आ गया 1/4πε0 इंटू, इसको मैं Ze² लिख सकती हूँ अपॉन r आ गया nh/2πmv। नाउ सी, बेसिकली इसको जब आप सॉल्व करोगे, सो दिस इज दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना। तो ये वैल्यू ऊपर चले जाएगी ना, तो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करा दूं अगर, तो कुछ गलत तो नहीं है। सो ये आ जाएगा 2πmv ऊपर, और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, nh, ठीक है। चलो,
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल हो रही होंगी, जैसे कि यहाँ पे ये v आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v तो डायरेक्टली निकल गया 1/4πε0 इंटू 2π/ze² अपॉन nh। अब ये 2π और 4π को मैं कैंसिल कर सकती थी, मैंने नहीं करा क्योंकि मुझे इसकी डायरेक्ट वैल्यू पता है, 9 × 10⁹ होती है ना, तो इसके लिए इसी वजह से मैंने इसको बेसिकली कैंसिल नहीं करा है। इसको आप सिंपली स्मॉल k भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है v और n में क्या रिलेशन है, v और n में यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है। देखो ये वैल्यू कांस्टेंट है, मुझे पता है 2π कांस्टेंट है, z फिक्स होगा किसी एक पर्टिकुलर एटम की जब मैं बात करूंगी, e मुझे पता है, h मेरे पास कांस्टेंट होता है, तो क्या आ गया यहाँ पे n बचा, तो v क्या होता है, n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी डिराइव किया हुआ है, देखो 1/4πε0 इंटू 2πze² अपॉन nh। तो ये आ गया वेलोसिटी के लिए हमारा डेरिवेशन, ठीक है। इसके बाद रेडियस के लिए आ जाओ, ठीक है। काफी लंबे लंबे हैं ये, बट इसके डेरिवेशंस एज सच तो नहीं ही आते हैं, आपको बेसिक याद करना है। अगर आ भी गया तो आप इजीली कर सकते हो, आपको बस दो कंडीशन याद रखनी है ये वाली। एक तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वही प्रोवाइड कर रहा है रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, तो ये कंडीशन आ गई। दूसरी है बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन। दोनों याद है तो डेरिवेशन खुद ब खुद चल के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूं, अब अभी मैंने r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी ना, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, तो v कितना आ जाएगा, nh अपॉन 2πmr, है ना। तो ये मैं यहां पे पुट कर देती हूं, तो यहां पे m इंटू nh अपॉन 2πm इंटू r, यही आया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, उधर पे आ जाएगा 1/4πε0 इंटू कितना आ जाएगा, ze² अपॉन r, है ना, ze² अपॉन r, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा mn² h² अपॉन 4π² m² r², है ना, इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू ze² अपॉन r। अब जो भी कट रहा है काट दो, है ना, तो यहाँ पे r आ गया। अब इसको थोड़ा सॉर्ट करके लिख लेते हैं, 4π² m इंटू आर इक्वल्स टू, इसको मैं सिंपली k भी लिख सकती हूँ, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर से r की वैल्यू निकाल लो, r कितना आ जाएगा, तो r हमारे पास आ जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, है ना, तो n² h² अपॉन 4π² m k ze²। और अगर मैंने यहाँ पे 1/4πε0 ही लिखा होता तो 4πε0 कहाँ चले जाता, ऊपर, है ना, यहाँ पे आ जाता फिर वो, ठीक है। अभी मैंने उसको ही k लिख दिया है, एंड k इज 1/4πε0, तो आप यहाँ पे पुट करके वैसे भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है। तो ये हमारा r का फॉर्मूला आ गया, यहाँ पर से साफ साफ आपको दिख रहा है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², ठीक है। तो यही डेरिवेशन हमने यहाँ पे किया हुआ है, देखो ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो 4πε0 ऊपर आ गया, n² h² है, देन 4π² है, m है, और हमारे पास ze² है, ठीक है। बस यहाँ पे k के बदले आप 1/4πε0 पुट कर दो, ये चीज भी सही है और ये भी सही है, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी बताओ, काइनेटिक, बिल्कुल सही, काइनेटिक एनर्जी इसके पास डेफिनेटली होगी। इसके अलावा बताओ, अभी मैंने कहा कि इस पे नेगेटिव चार्ज है और सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यानी कि दोनों ही चार्जेस हैं, तो इनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होनी चाहिए, तो यहाँ यानी कि यहाँ पे दो प्रकार की एनर्जी है ना, तो यहाँ पे ये तो हाफ mv² आ जाएगी। अब देखो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, अभी यहाँ पे एक कंडीशन मैंने लिखी थी, ये वाली देखो, ये वाली ना, यहाँ पे से mv² की वैल्यू क्या आ रही थी, ये, तो क्या ये मैं वहां पे पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल, 1/4πε0 इंटू ze² अपॉन r, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यू की, हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे है, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमें पता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r होता है। Q1 Q2 कितना होगा, समझ गए हो अभी तक, इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, न्यूक्लियस पे इतना चार्ज है, ठीक है। तो ये आ गया
अच्छा, एक और चीज, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, चार्ज का जो साइन है हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो -1/4πε0 इंटू ZE² अपॉन R। अब मुझे बताओ टोटल एनर्जी में कैसे निकाल सकती हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके, दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये वैल्यू दोनों में सेम है ना, दोनों में सेम है। यहाँ पे अलग क्या है, 1/2, यहाँ पे माइनस साइन अलग है बस। तो मैं 1/4πε0 इंटू ZE² अपॉन R को कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ क्या बचेगा 1/2, यहाँ क्या बचेगा -1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -1/2 आएगा ना। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, देखो ये आ गया -1/4πε0 इंटू ZE² अपॉन 2R। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है एनर्जी की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने अभी देखा था ये R है ना, कि ये R हमारे पास कितना होता है। तो R यानी कि रेडियस का डेरिवेशन हमने निकाला था, क्या था, ये पूरा डेरिवेशन था। अब ये वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जब ये वैल्यू पुट करोगे तो मेरा तो बोर्ड ही जो है ना खत्म हो गया है और पेजेस लेने पड़ेंगे, तो यहीं पे से देख लो। ठीक है, ये चीज मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बता दी है, KE इतना होगा, U इतना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, ये वैल्यू आ गई है। अब हमने R की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो यहाँ पे से समझो R की वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी, तो यानी कि दिस अपॉन दिस होगा, फिर आपको पता है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर, तो हमने ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो कुछ कटना है काट दिया, 2 and 4, तो ये 2 into 2 is 4 हमने यहाँ पे काट दिया है, और कुछ नहीं कटा। देखो ये दो है, दिस एंड दिस, तो इसको मैंने साथ में स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया है। फिर यहाँ पे देखो 2π² e⁴ आ गया हमारे पास इंटू m अपॉन n² h²। ठीक है, Z हमने 1 ले लिया है क्योंकि अभी हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अब देखो, अब यहाँ पे अच्छे तरीके से देखना हमने क्या करा, हमने ऊपर और नीचे HC से मल्टीप्लाई करा दिया। क्यों कराया, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है जो लास्ट में हम निकालेंगे ना, वो ये है -RHC अपॉन n²। तो यहाँ पे मुझे ऊपर HC चाहिए है और ये R चाहिए है, तो इसी के लिए मैंने क्या करा, HC से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे वाले जो भी है मैंने इधर मल्टीप्लाई करा दिए। ठीक है, इसको हमने क्या लिख दिया, इसको हमने K लिख दिया, जैसे उधर पे किया था ना स्मॉल K लिख दिया था, वैसे इसको यहाँ पे भी हमने स्मॉल K लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो -2π², ये K² है तो K² लिख दिया, e⁴ इंटू m, HC को अलग लिखा है। यहाँ पे देखो क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, कितना हो गया h³ लिख दिया, n² साइड में मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, क्योंकि अब मेरे को ये पूरी वैल्यू लिखनी है। ये पूरी वैल्यू क्या होती है, इसको हम रिडबर्ग्स कांस्टेंट कहते हैं। तो रिडबर्ग्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये R = 2π² K² e⁴m अपॉन h³c। ये हमारा रिडबर्ग्स कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इतनी होती है 1.1 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। दिस इज द रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो इस सब के बदले मैंने R पुट कर दिया, तो ये आ गया -RHC अपॉन n²। अब R की वैल्यू मुझे पता है, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी मुझे पता है, C क्या है, स्पीड है लाइट की, ये भी मुझे पता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। सारी वैल्यूज को पुट करो, जब आप ये वैल्यूज पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा -13.6 अपॉन n², और ये वैल्यू आएगी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ पे इवन जब हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बात करेंगे, मेजर जो हम एनर्जीज निकाल रहे होंगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होगी, तो इसकी आदत आप लोग डाल लो। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। n की वैल्यू 1 होगी तो आपको पता है यहाँ पे 1 होगा, तो -13.6 eV आ जाएगा। n के बदले 2 पुट कर दो तो -13.6 अपॉन 4 वैल्यू आ जाएगी। इसके बदले 3 पुट कर दो तो -13.6 अपॉन 9 आ जाएगा। ऐसे ऐसे वैल्यूज हमारी चेंज होती जाएंगी। ठीक है, अब देखो, अगर सिर्फ आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ ली जाए तो वो -E के इक्वल आएगी, वो वैल्यू पॉजिटिव में ही होगी। देखो यहाँ पे तो नेगेटिव में है ना, यहाँ पे पॉजिटिव में ही वैल्यू होगी, इसीलिए आगे मुझे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ये वैल्यू हमेशा माइनस में आ रही है, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए एक और माइनस लगाना पड़ेगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इस एनर्जी की ट्वाइस होती है, और ये वैल्यू नेगेटिव ही होगी। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आगे से माइनस नहीं लगाया। बट अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इसको लिखोगे ना, तो इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा,
क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? माइनस ऑफ ई है ना, समझ रहे हो, माइनस ऑफ ई है, तो यहाँ पे माइनस ई आएगा, तो एनीवे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू आपको पता है और आपसे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछ ली जाए तो इस वैल्यू का माइनस कर दो, तो ये जो भी माइनस में वैल्यू है बेसिकली मुझे वही प्लस में लिख देनी है। पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाएगी तो इसी का ट्वाइस कर दो, यानी कि ये नेगेटिव में ही आएगी। और अगर मान लो ये गिवन है और आपसे पीई पूछ ली जाए तो आपको क्या कर देना है? इसका ट्वाइस कर देना है विद अ माइनस साइन, क्योंकि ये तो पॉजिटिव में होगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब कितनी एनर्जी एमिट होती है या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होनी है एक शेल से दूसरे में जाने के लिए? तो अभी मैंने एक फॉर्मूला निकाला जो कि है ई एन इक्वल्स टू माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर, या फिर मैंने कहा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास जैसे ये है, ठीक है, दो शेल्स है, मान लो इस शेल से इस वाले ऊपर वाले शेल में जाना है इलेक्ट्रॉन को, उसको कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, या फिर अगर वो ऊपर से नीचे आना चाह रहा है तो कितनी एनर्जी यहाँ पे वो रेडिएट करेगा, उसका फॉर्मूला एक होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है वो फॉर्मूला, चलो यहाँ पे से देख लेते हैं। तो देखो जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होगा, दोनों को माइनस कर दूंगी, E2 माइनस E1 हम कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी एनर्जी कितनी आएगी, यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो माइनस आर एच सी अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली N1 और N2 दो कोई भी शेल हम कंसिडर कर रहे हैं, N की वैल्यू 1 नहीं है यहाँ पे, N की वैल्यू 2 नहीं है यहाँ पे, हम N1 N2 पुट कर रहे हैं, कोई भी हो सकती है ये, ठीक है। फिर देखो माइनस यहाँ पे E1 आएगा तो कितना होगा, माइनस आर एच सी अपॉन N1 स्क्वायर। ये एनर्जी है N1 वाले शेल की, ये एनर्जी है N2 वाले शेल की, N की वैल्यू 2 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए होगे। चलो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, आर एच सी कॉमन ले लेती हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 अपॉन N1 स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये माइनस हो जाएगा, N2 स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ। अब मैंने कहा अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आ रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, तो मैंने कहा रेडिएशंस एमिट होंगे, उन रेडिएशंस की एनर्जी कितनी होती है, तो वो एनर्जी होती है एच न्यू, ठीक है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, इसको हम एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एनर्जी होती है। सो ये जो एनर्जी डिफरेंस आएगा ये उसी के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यानी कि एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर एच सी ही बस कॉमन लिया था ना हमने, ठीक है, इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एच सी से एच सी कैंसिल हो गया, तो इसकी वेवलेंथ आ गई, यहां पे हमें वेवलेंथ पता चल गई है, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली फॉर दी रेडिएशंस दैट आर बीइंग एमिटेड। जब भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे कोई भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो कुछ रेडिएशंस को एमिट कर रहा है, वो जो रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं उनकी वेवलेंथ कितनी होगी, इस फॉर्मूला से हम निकालते हैं। आर रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, पता है मुझे ऑलरेडी। N1 और N2 की वैल्यू मुझे पता होगी, N1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, N2 की वैल्यू भी 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं ऑफ द रेडिएशंस दैट आर बीइंग एमिटेड जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहा है, ठीक है। चलो आई होप यार ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि अब हम इसी से रिलेटेड चीजें देखने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड जो है वो हमें लाइन स्पेक्ट्रम जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब स्पेक्ट्रा देखने वाले हैं। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, तो सारी कंफ्यूजन को एकदम क्लियर कर देते हैं, बेसिक से पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं स्पेक्ट्रम कह रही हूं या मैं स्पेक्ट्रा कह रही हूं, वो होता क्या है। आप सभी लोगों ने डिस्पर्जन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सबने पढ़ा है ना क्लास 10th में। डिस्पर्जन में क्या होता है, एक मैंने प्रिज्म लिया है तो यहाँ पे व्हाइट लाइट आती है, तो हमें पता है ये व्हाइट लाइट क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है अपने 7 रंगों में, ठीक है। 7 कलर्स हैं। कौन कौन से कलर्स है, तो हमने कहा विबग्योर होते हैं, है ना, विबग्योर 7 बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6, एक और बना दो, ठीक है। तो हमने कहा ये व्हाइट लाइट स्प्लिट हो रही है, तो ये मुझे एक बैंड ऑफ कलर्स देता है। इसी बैंड ऑफ कलर्स को मैं क्या कह रही हूं, स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली स्पेक्ट्रम का मतलब ही यही है कि आपको कुछ रेडिएशंस मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये रेडिएशंस कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, जैसे इस केस में ऐसा तो नहीं है ना, पहले वॉयलेट है फिर बीच में कुछ गैप है
फिर हमें इंडिगो दिख रहा है, फिर बाद में हमें गैप 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 होके ब्लू ग्रीन ऐसे दिख रहे हैं, नहीं ना, गैप तो नहीं है। रेनबो तो सबने देखी है, वहां पे क्या गैप होता है कलर्स के बीच में? नहीं ना, डायरेक्ट होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। बट बेसिक स्पेक्ट्रम क्या है वो तो आपको समझ में आ गया, जब हमें रेडिएशंस मिल रहे हैं कुछ डिस्टेंस से वो सेपरेट भी हो सकते हैं या फिर वो कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा सारी वेवलेंथ होती है, कोई गैप यहाँ पे नहीं होगा। फिर हमारे पास दूसरा होगा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, ये कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गैप्स होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ ये पार्ट्स में अपीयर करेगा कि पहले मुझे यहाँ दिखेगा, फिर बीच में पूरा काला काला होगा, फिर मुझे यहाँ दिखेगा, इस तरह से, ठीक है। ये भी दो टाइप का होता है, लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि पूरी काली स्पेस है, उसके बीच में कुछ लाइंस हैं जो कि हमें कलर्ड मिलेंगी, जो कि ब्राइट होंगी। फिर दूसरा है बैंड स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस बैंड्स मिलते हैं कलर्स के, और बीच में कुछ डार्क स्पेसेस होंगी, डार्क लाइंस होंगी बीच में, ठीक है। देखो यहाँ पे डायग्राम से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये तो अभी जस्ट हमने देख लिया कि अगर एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करती है तो हमें एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही देखने को मिलता है, यहाँ पे कुछ गैप नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, सिर्फ ये कुछ लाइंस मुझे दिख रही है ना, जो कि हमारी कलर्ड है, यानी कि जो कि कुछ वेवलेंथ की है। बाकी क्या है, देखो पूरी यहाँ पे डार्क स्पेस है। तो ऐसी स्पेक्ट्रम को मैं लाइन स्पेक्ट्रम कहती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्राइट कलर्स या ब्राइट लाइट जो है वो सिर्फ लाइन के फॉर्म में दिख रही है। इसको मैं कहती हूँ एक बैंड स्पेक्ट्रम, यानी कि यहाँ पे जो मुझे वेवलेंथ्स मिल रही हैं वो बैंड के फॉर्म में मिल रही हैं, और इनके बीच में लाइन के फॉर्म में कुछ हमारे पास डार्क स्पेसेस हैं, ठीक है। तो इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे, इसको हम बैंड स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो आई होप यार ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल है। अब इधर पे आओ जरा, हमारे पास ओरिजिन के बेसिस पे भी दो टाइप के स्पेक्ट्रम बन सकते हैं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। एमिशन स्पेक्ट्रम कब बनेगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट पे बैठा है, हायर शेल पे, हायर एनर्जी लेवल पे बैठा हुआ है, वो लोअर पे आएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, कुछ रेडिएशंस एमिट होंगी, वो रेडिएशंस एमिट होंगी तो वो भी कुछ स्पेक्ट्रम बनाएंगी कि नहीं, तो वो हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। यूजुअली ये हमारा ब्राइट लाइंस के फॉर्म में ही होता है ऑन द डार्क बैकग्राउंड, जो कि अभी मैंने लाइन स्पेक्ट्रम वाला देखा, ठीक है। फिर है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है, जब हम व्हाइट लाइट को पास कर रहे हैं किसी कोल्ड गैस से, या कोई भी एब्जॉर्बिंग सैंपल, एब्जॉर्बिंग मटेरियल वो हो सकता है, तो वो मटेरियल क्या करता है, वो कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो सिर्फ वो वेवलेंथ मुझे नहीं देखने को मिलती है। इसीलिए ये जनरली किस फॉर्म में मिलता है, हमें बैंड स्पेक्ट्रम के फॉर्म में मिलता है। यहाँ पे देखो आप अच्छे तरीके से, आपको समझ में आएगा। ये वाला डायग्राम देखो, इस डायग्राम से आपको एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है, ये एक्साइटेड सैंपल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर वाले पे आ रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो प्रिज्म से मैंने पास करा, फिल्म डिटेक्टर पे मैं देख रही हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं ये कह रही हूं आप लोगों से कि इस केस में मुझे एमिशन स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, एंटायरली ये ब्लैक है, यानी कि डार्क स्पेस है, सिर्फ कुछ लाइंस हैं हमें जो बीच में मिल रही हैं एमिशन स्पेक्ट्रम में, ठीक है। फिर मैंने कहा, अब जब मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करूंगी ना, तो ये मत सोचना कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी से हायर पे जा रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे समझो क्या हो रहा है, कि क्या हुआ कि आपने इसको पास कराया किसी एब्जॉर्बिंग सैंपल से, इस सैंपल ने क्या करा, इस सैंपल ने कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, और वही कुछ वेवलेंथ मिसिंग है, वही कुछ वेवलेंथ मुझे नहीं देखने को मिल रही है, वो डार्क स्पेसेस के फॉर्म में दिख रही है हमें। या फिर यहाँ पे भी देख लो, ये क्या है, देखो ये बीच में दिख रही है ये लाइंस, ये सब क्या है, हमारी मिसिंग वेवलेंथ्स है। क्यों है ये मिसिंग, क्योंकि इस एब्जॉर्बिंग सैंपल ने उन वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। समझ में आ गया, चलो। तो स्पेक्ट्रा हमने कहा भैया वैसे तो तीन प्रकार का हो सकता है, कंटिन्यूअस, लाइन और बैंड। कंटिन्यूअस के अलावा डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट के ये दो हमारे पार्ट्स हैं, डायग्राम से हम समझ गए हैं। एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी हमारे पास हो सकता है, ये भी हम लोग समझ गए हैं। मेजर जो हम लोग फोकस कर रहे हैं इस चैप्टर में वो एमिशन स्पेक्ट्रम ही है, एब्जॉर्प्शन वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको एक बार दिखा दूंगी कि वो कैसा दिखता है, ज्यादा उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। तो आ जाते हैं हमारी स्पेक्ट्रल सीरीज में। तो मैंने कहा अगर एक हायर एनर्जी से लोअर पे आ रहा है तो हमको एमिशन स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा, और ये लाइन स्पेक्ट्रा के फॉर्म में होता है, यानी कि हमें कुछ ही कलर्ड देखने को मिलेंगे और बाकी सब क्या होगी, ब्लैक स्पेस होगी, ये हम लोगों ने देखा, ठीक है।
अब यहाँ पे जो सीरीज है वो 4 सीरीज हम लोगों को पढ़नी है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड। ये 5 सीरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये है हमारा डायग्राम, बहुत ही सिंपल है। देखो लाइमन सीरीज कब होगी, जब हमारे पास सेकंड वाले से या किसी भी ऊपर वाले से, किसी से भी हो सकता है, फर्स्ट वाले शेल पे आके इलेक्ट्रॉन टपकेगा, गिरेगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पे आके गिरेगा, ऊपर कहीं से भी टपके हमको कोई मतलब नहीं है, सेकंड से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है, फोर्थ से भी। तभी तो देखो ऐसे बनाया है, यहां से टपक रहा है, यहां से टपक रहा है, यहां से टपक रहा, कहीं से भी ये टपक सकता है, ठीक है। पर आके कहां टपकेगा, कहां गिरेगा, 1 पे ही गिरेगा, तो लाइमन हो गई। बामर का मतलब सेकंड पे आके टपकेगा, ठीक है। फिर लाइमन, बामर, पास्टन तो थर्ड पे, ब्रैकेट पे फोर्थ पे और फुंड पे 5वें पे आके गिरेगा, ठीक है। तो यानी कि इनके लिए n1 की वैल्यू क्या होगी 1, इसके लिए n1 की वैल्यू क्या होगी 2, इसके लिए n1 की वैल्यू क्या होगी 3, इसके लिए n1 की वैल्यू होगी 4 और इसके लिए n1 की वैल्यू होगी 5, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। वही चीज हमने यहाँ पे भी मेंशन करी है। और n2 देखो कुछ भी हो सकता है, ये इनफाइनाइट तक हो सकता है, इनफाइनाइट से 1 पे आके गिर रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना, कहीं पर से भी ऊपर से आके ये नीचे गिर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि कुछ रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं, वो रेडिएशंस कहाँ जाएंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज हमने पढ़ी हुई है ना, उसमें कहाँ पे जाएंगे, आप लोगों को याद होगा, वैसे नहीं है तो मैं जरा इधर पे बता देती हूँ। रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म एक्स गन, ये है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इनमें से कहाँ आके गिर रहा है, तो हमने कहा ये वाला आके गिर रहा है यूवी रीजन पे, यानी कि यहाँ पे आके गिर रहा है, ठीक है। फिर हमने कहा नेक्स्ट वाला देखो, ये जो बामर है ये कहाँ पे आके गिर रहा है, तो हमने कहा विजिबल लाइट में, यानी कि इस वाले रीजन पे। बाकी ये जो तीनों हैं, ये तीनों इंफ्रारेड रीजन वाले पे आके गिरते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलो और क्या मैंने मिस करा, और कुछ भी मिस नहीं करा है, बस यही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल में, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी और हमारे पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब होती है जब जस्ट उसके ऊपर वाले से आके गिरेगा हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तब जो वेवलेंथ मिलेगी दैट विल बी दी लॉन्गेस्ट। और शॉर्टेस्ट कब होगी, शॉर्टेस्ट सबके लिए सेम होगी, सबके लिए सेम होगी। सेम का मतलब ये है कि इनफाइनाइट से आके ही गिरेगा, कहीं पे भी हो सकता है वो। जैसे अभी हम लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं, अगर आपसे लाइमन सीरीज के लिए पूछ लिया जाए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या है, तो आप कहोगे लॉन्गेस्ट के लिए n1 तो 1 है और n2 कितना हो जाएगा 2। तो इस फॉर्मूले से आप लोग पुट कर लोगे, ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे, r की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट के लिए हमने कहा n2 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो इनफाइनाइट स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, तो 1/λ इक्वल्स टू r आ जाएगा, यानी कि लैम्डा निकाल लो 1/r करके, r की वैल्यू हम लोगों को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलरली मान लो बामर के लिए पूछ लिया जाए, तो बामर के लिए आप क्या कहोगे, लॉन्गेस्ट तब होगी जब n1 2 होगा और यहाँ पे n2 क्या होगा 3, यानी कि जस्ट उसके ऊपर वाला होना चाहिए। और अगर शॉर्टेस्ट की बात कही जाए तो शॉर्टेस्ट के लिए n1 2 है और n2 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट के लिए n2 सबका सेम रहेगा विच विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए आई होप यार आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ और चीजें यहाँ पे पूछ ली जाती है, H अल्फा लाइन कब देखने को मिलेगी, H बीटा, H गामा, जो कि आई थिंक यहाँ पे डायग्राम में भी मेंशन करा हुआ है। देखो यहाँ पे H अल्फा, H बीटा, H गामा ऐसा कुछ लिखा है ना, तो ये लाइंस हमें कब मिलेंगी ऐसा पूछ लिया जाता है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बेसिकली अगर n2 जस्ट उसके ऊपर वाला है तो H अल्फा लाइन मिलेगी, अगर 2 ऊपर वाला है +2 उसमें करना है तो H बीटा मिलेगा। अल्फा बीटा गामा ऐसे 1 2 3 करके याद करो, तो इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3, ठीक है। तो H अल्फा लाइन कब मिलेगी, जैसे अगर मैं लाइमन की बात कर रही हूँ, लाइमन सीरीज की है ना, तो इसके लिए n2 क्या होना चाहिए, तो हमने कहा 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं H बीटा की बात करूंगी तो मेरे पास n2 कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। H गामा की बात करूंगी तो n2 कितना होना चाहिए, फिर ये 4 होना चाहिए। तो ऐसे आप किसी के लिए भी इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपका MCQ में भी आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब जो हमने पूरा बोहर मॉडल पढ़ लिया, हमने स्पेक्ट्रल सीरीज भी पढ़ ली, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ऐसा है नहीं कि ये बिल्कुल सही है, अगर ये बिल्कुल सही होता तो आगे फर्दर कुछ और स्टडीज ही नहीं होती, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है, सबसे पहली बात, ये सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स को ही एक्सप्लेन कर सकता है, यानी कि ऐसे मेरे पास एटम्स है ना
जिनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ये ज़ीमन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अब ये ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे M आया है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड से याद रखना है। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस की मैं बात कर रही हूँ ना, ये स्प्लिट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड में। इस इफेक्ट को हम ज़ीमन इफेक्ट कहते हैं, डिटेल आपको नहीं जाननी है, ठीक है। ये इवन स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसका भी वही मतलब है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो स्प्लिट होती हैं बट इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, पर ऐसा तो होता ही नहीं है। आज की डेट पे हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, ये चीज तो इन्होंने हमको बताई ही नहीं। इसके अलावा जो ड्यूअल नेचर है इलेक्ट्रॉन का, जो कि हम लोग पढ़ेंगे भी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाले चैप्टर में, तो ये तो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हमें पता है वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, तो इन्होंने ये तो हमको बताया ही नहीं था, तो ये भी एक लिमिटेशन है। इसके अलावा ये हमको हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यानी कि हमें एक एग्जैक्ट पाथ इलेक्ट्रॉन का पता हो ही नहीं सकता है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप लोगों ने क्लास 11th के केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये स्टेट करता है कि आपको एक साथ जो इलेक्ट्रॉन की पोजिशन है वो और उसकी वेलोसिटी या फिर उसका मोमेंटम नहीं पता चल सकता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता है तो उसकी वेलोसिटी नहीं पता, अगर आपको उसकी वेलोसिटी पता है तो आपको उसकी पोजीशन नहीं पता, ठीक है। तो ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और बोहर का मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। चलिए जी, ये समझ में आ गया है। देखो ये है हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे देखो बैंड स्पेक्ट्रम हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि देखो यहाँ पे सिर्फ कुछ जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब कर ली होंगी सैंपल ने, तो वो हमको नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। चलो आई होप यार आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम एक्साइटेशन पे, लास्ट टॉपिक है। एक्साइटेशन क्या होता है और आयनाइजेशन क्या होता है। देखो एक्साइटेशन का मतलब एक्साइट हो रहा है, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है, पर एटम के बाहर नहीं जा रहा है, एटम के बाहर नहीं निकल रहा है, उसको हम एक्साइटेशन कहते हैं, ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी हम कैसे निकालेंगे और एक्साइटेशन एनर्जी होती क्या है, तो वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होगी एक्साइटेशन के लिए, यानी कि लोअर से हायर पे जाना है तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो E1 से E2 जा रहा है मान लो, तो E2 माइनस E1 हो जाएगा ना, या फिर किसी भी En पे जाना है तो En माइनस E1 हो जाएगा वो, ठीक है। चलो उसके बाद हाइड्रोजन एटम के लिए ये है फॉर्मूला, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, ठीक है। यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट दोनों आप लोगों को पता है, और मैंने कहा हाइब्रिड स्टेट हमने केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है। तो जब भी हम ग्राउंड स्टेट से बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे N1 ही होगा, ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो ग्राउंड स्टेट से किसी भी हायर स्टेट पे अगर उसको जाना है तो उसके लिए जितनी एनर्जी की उसको रिक्वायरमेंट है उसको हम एक्साइटेशन एनर्जी कह दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर 1 से 2 पे उसको जाना है तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे पहले जो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देख ही लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप पहले 1 पुट करोगे, फिर यहाँ पे 2 पुट करोगे, दोनों एनर्जीज को माइनस कर दोगे तो ऑलमोस्ट इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। इसके अलावा आता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। ये क्या होता है, ये वो मिनिमम पोटेंशियल है जिससे हमें एक्सेलरेट कराना है उस इलेक्ट्रॉन को ताकि वो नीचे से ऊपर पहुंच जाए, एक्साइट हो जाए, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालना है ना, तो आपको क्या करना है, E से बस उसको डिवाइड कर देना है और कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अगर देखो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है तो इसको E से डिवाइड कर दो, यानी कि 10.2 वोल्ट से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सेलरेट कराना पड़ेगा, तो वो नीचे से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो बस आपको इतना ही काम करना है, पहले ये एनर्जी निकाल लो, फिर उससे E हटा दो, यानी कि उतना ही वोल्ट, उतना ही पोटेंशियल आपको रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। चलो लास्ट है हमारे पास आयनाइजेशन। आयनाइजेशन, आयन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है एटम से बाहर चले जाता है ना। तो एक्साइटेशन का मतलब क्या था कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है, पर आयनाइजेशन का मतलब क्या है कि वो निकल जा रहा है, आयन नहीं, एटम से ही बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली रिमूव हो जा रहा है एटम से, उस प्रोसेस को मैं आयनाइजेशन कहती हूँ, तभी तो आयन बनेगा ना। सोडियम से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन पूरा बाहर निकाल दूंगी तो Na+ बन जाएगा, यानी कि एक आयन बन जाएगा, इसीलिए इस प्रोसेस को आयनाइजेशन कह रहे हैं। आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, देखो मेरे को पूरा बाहर निकाल देना है, यानी कि हमें इन्फिनिटी पे उसको लेके जाना है। तो इन्फिनिटी पे कितनी एनर्जी है, माइनस फर्स्ट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे कितनी एनर्जी है, उन दोनों को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे कि देखो इन्फिनिटी पे तो 0 होती है ना, क्योंकि मैंने कहा ये हमारा फॉर्मूला है,
अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दूंगी तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये वैल्यू तो मेरे पास क्या होगी, हमेशा 0 ही होगी। तो ये 0 है तो 0 माइनस E1, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने कहा E1 के लिए अभी मैंने निकाला था ना, दिस विल बी द वैल्यू, तो इसका माइनस हो जाएगा, तो यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी इतनी आ गई। आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा, तो आपको क्या करना है भैया, इसी से आपको क्या कर देना है, E को डिवाइड कर देना है, तो इतना ही हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है या मैंने कुछ कहीं पे गलत मेंशन कर दिया हो, कुछ गलत बोल दिया हो, मुंह से निकल गया हो गलती से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, ये पूरी वन शॉट की जो सीरीज है जल्द ही चैनल पे अपलोड हो जाएगी, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से कर लो। पीसीएम तीनों के ही वन शॉट्स इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। ऑल्सो अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप स्टडी वेयर हाउस ज्वाइन कर लेना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट इज इट, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक यार अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ते रहना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।